आज का ये सेशन जो है कुछ अलग वे से हम शुरुआत करेंगे। नॉर्मली मैं आपको पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको सम सॉल्व करके बताती हूँ एंड देयर आफ्टर मैं आपको होमवर्क देती हूँ। पर जैसे कि 2-3 दिन पहले ग्रोमोर TYF के ग्रुप के अंदर कुछ डिस्कशंस चल रहे थे, तो वहाँ स्पेशली 2-3 महारथीस बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव है, जिनका नाम लाइक एक है रितेश शाहू, फिर है हैकर OP। तो इन दोनों के लिए मैंने स्पेशली होमवर्क रखा है सम नंबर 37 एंड 38, एंड करके बताना, एंड जो भी आपके आंसर्स है वो ग्रुप में सेंड भी कर देना ताकि मैं चेक भी कर लूँगी आपको आता है कि नहीं आता है। सो या आई होप सो आप दोनों को ही मेरी तरफ से गिफ्ट अच्छा लगा होगा, एंड इसी के साथ हम अपने कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो 36 सब हमने प्रीवियस सेशन के अंदर कवर कर लिया था, एंड अब आता है सम नंबर 37। तो 37 तो जैसे कि मैंने बोला कि रितेश एंड हैकर दोनों सॉल्व करने वाले हैं, तो उस पर हम अभी टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। 37 भी 38 भी उनको ही सॉल्व करना है। अब हम आते हैं हमारे नए कंसेप्ट विच इज़ नोन एज सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो देखो, सेंसिटिविटी एनालिसिस को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है या फिर इनको देखा है टेलीविजन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एडवर्टाइज जो थी वो थी सेंसोडेंट कॉलगेट की। तो सेंसिटिविटी मतलब आपको ऐसे बोलते हैं कि क्या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है। तो मैं सेंसिटिविटी होना मतलब क्या, दांतों में झुंझुनाहट होना, मतलब कहीं पूरे दांत, मतलब पूरे दांतों में से कोई एक दो दांत ऐसे मतलब होते हैं ना कि इसके अंदर डिफेक्ट निकलता है, तो वहाँ झुंझुनाहट होना मतलब क्या, कोई एक फैक्टर के अंदर डिफेक्ट होना है, कुछ चेंजेस होने की वजह से पूरे के पूरे मुंह के अंदर मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है। वैसे ही इस सेंसिटिविटी एनालिसिस को बिजनेस के अंदर भी सेम तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक वेरिएबल के चेंजेस होने की वजह से उसका इफेक्ट बाकी सारे वेरिएबल्स पे कैसे दिखेगा, वो हमारा कंसेप्ट जो है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस बताता है। तो इसका एग्जांपल हम अगर देखते हैं तो फॉर एग्जांपल सेल्स ले लेते हैं। यहाँ आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नेक्स्ट सेमिस्टर में तो आपको पक्का आने वाला है कॉस्टिंग के अंदर, बट बेसिक सा ज्ञान तो आपको होना चाहिए। मैंने हर एक लेक्चर में मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो फॉर एग्जांपल हमारा सेल्स जो है वो है अभी 50 रुपीज़, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो समझ लो मेरी है 20 रुपीज़। तो अगर मैं इन दोनों को लेस करूँगी तो यहाँ मुझे मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ 30 रुपीज़। इसमें से मैं अपनी फिक्स कॉस्ट लेस करती हूँ, सपोज मेरी फिक्स कॉस्ट है ₹10, तो यहाँ मुझे मेरा मिल जाएगा प्रॉफिट कितना, 20 रुपीज़। समझ रहे हो। अब इस टेबल को मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करती हूँ। मैं ऐसा सपोज समझ रही हूँ कि भाई मेरा जो सेल्स है ये समझो ये 100% है, बट अब नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आने की वजह से मेरे सेल्स की प्राइसेस जो है वो घट गई है, मतलब कि वो प्राइसेस 10% से डिक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ मेरी आ जाएगी 45 रुपीज़ प्राइसेस, पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो वही की वही रहने वाली है। सेलिंग प्राइस लेस हुई है तो मतलब मेरा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन लेस हो जाए, मतलब कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, तो अब मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा कितना, 25 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ चेंज देखने मिल रहा है। मैंने चेंज सिर्फ सेल्स में किया बट उसका इफेक्ट मुझे कंट्रीब्यूशन पे देखने मिलेगा। फिक्स कॉस्ट वही की वही रहेगी और उसका प्रॉफिट मुझे अल्टीमेटली प्रॉफिट के ऊपर भी दिखेगा। तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 15 रुपीज़। आप समझ रहे हो कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब यही है कि एक फैक्टर के चेंजेस होने की वजह से हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है ये हमें एनालाइज करना है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मेन बेनिफिट यही है कि हम हमेशा ऐसा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते अच्छे वे में ही कि भाई मेरा बिजनेस बस ग्रो ही करेगा या फिर मेरा प्रोडक्ट बस एक डेवलप पोजीशन की ओर ही चलता जाएगा। बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटीज होती है, तो काफ़ी बार हम जब प्रिडिक्शन लगाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप 10% का प्रोविजन करके रखो रिस्क के लिए, या फिर आप 10% का मतलब कुछ भी प्रोविजन, या फिर आप ऐसा समझ लो कि भाई हाँ ये इतना पोर्शन तो मैं अपना रिस्क को कवर करने के लिए रखता हूँ। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस यही बोलते हैं कि हमेशा हम कोई सिचुएशन को पॉजिटिव साइड से ही नहीं देख सकते, हमको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए नेगेटिविटीज एंड पॉजिटिविटी दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन लेके ही प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो इसकी वजह से ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का कंसेप्ट आया है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आइडियल सिचुएशन कैलकुलेट करनी होगी। आइडियल सिचुएशन मतलब क्या, उसके अंदर सबसे पहले आपको नॉर्मल ये मतलब प्रोडक्ट का सेल्स प्रॉफिट और मतलब जो भी है कॉन्ट्रीब्यूशन वो कैलकुलेट करना होगा। मतलब कि नॉर्मल पोजीशन, ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन।
ये नॉर्मल पोजीशन के ऊपर कैलकुलेट करना है। एंड फिर ये जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा रिवाइज टर्म पे, रिवाइज्ड टर्म। तो रिवाइज टर्म्स के ऊपर ये कैलकुलेशन करना होगा। तो आपको ये समझ गया होगा ये कंसेप्ट। एंड इसी के साथ सम नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। एंड ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो कंसेप्ट है, देखो मैं आपको ये नोट्स, रनिंग नोट्स की तरह जो भी पढ़ाती हूँ ना, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से याद नहीं रहता है तो अपनी बुक के अंदर लिख लो। लिखने से कोई आपको मतलब ऐसे मतलब एफर्ट्स तो लगने वाली है, बट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो इसको मैं एज अ हेडिंग दे देती हूँ, सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसको ही ना आप चेंज इन वन वेरिएबल will bring change in other variable। तो आप इतना समझ जाना ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या है। चेंज इन वन वेरिएबल विल ब्रिंग चेंज इन अदर वेरिएबल्स, मतलब सेल्स के एक फिगर्स की चेंजेस होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में चेंज हुआ और प्रॉफिट में चेंज हुआ। यही सेंसिटिविटी का कंसेप्ट बताता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सेंसिटिविटी, अब ये थियोरी आप पढ़ लेना। देखो जो इतना थियोरी तो आएगा नहीं एग्जाम में, हमारा फोकस है अभी सम के ऊपर। सो सम नंबर 39 पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 87। So yeah, Premier Industries Limited has prepared the following budgeted profitability statement for the current year operation। सेल्स जिसका है 2500 यूनिट्स और इसके ऊपर सेलिंग प्राइस जो है वो पर प्रोडक्ट हमें 4 रुपीज़ मिल रही है, जहाँ आपको मटेरियल मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मटेरियल लेबर दिया हुआ है। एंड देयर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके दे दिया है, फिक्स कॉस्ट भी उन्होंने लेस करके दिया, लास्ट में प्रॉफिट मिला है। तो बेसिकली जो हमने हमारे एग्जाम्पल्स में यहाँ देखे थे देखा था जो सिचुएशन, ये नॉर्मल कैलकुलेशन वाला, वो तो उन्होंने डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे दिया। ये नॉर्मल सिचुएशन हमने खुद ने यहाँ कैलकुलेट किया था, बट क्वेश्चन ये खुद यहाँ ऐसे कैलकुलेट करके प्रोवाइड करके दे रहा है। मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा फोकस जो है वो हमें रिवाइज टर्म के अंदर कैसे हम प्रोजेक्ट की एनपीवी या फिर प्रोजेक्ट की रिटर्न कैसे होगी वो कैलकुलेट करने के अंदर लगाएंगे। सो या अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। मेक सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन दी अबाउ डेटा। तो आपको करना क्या है, यहाँ आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस का कंसेप्ट देखना है। अब देखो सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या है, सेल्स के अंदर आपको किस तरीके से एक चेंज देखने मिलेगा। अब सेलिंग प्राइस के अंदर आप कैसा चेंज करोगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट को आपको बढ़ाओगे या घटाओगे तो आपको नेगेटिव चेंज, मतलब कि सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलता है कि आपको नेगेटिव चेंज कितना, मतलब किस वे में आप इस फैक्टर को बढ़ाओगे या घटाओगे ताकि आपको नेगेटिव चेंज देखने मिले। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर सेल्स, देखो नॉर्मली अगर आपका सेल्स बढ़ता है, समझो मैं सेल्स को 10% से बढ़ा देती हूँ, 10% से बढ़ा देती हूँ, तो आप खुद ही लॉजिक लगाओ ना, सेल्स अगर 10% से बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चेंज कैसे हो गया है, उसकी वजह से मेरी इनकम बढ़ रही है। तो मतलब सेल्स का गिरना ही मेरे लिए नेगेटिव इफेक्ट होगा, सेल्स का गिरना ही मेरे लिए नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इसी को हम सेंसिटिविटी फैक्टर बोल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का भी अगर आप लॉजिक लगाते हो, समझो 10% से मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाती हूँ तो ही फिर मेरा उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखा सेंसिटिविटी मतलब एनालिसिस के अंदर। अगर मैं से वेरिएबल कॉस्ट 10% से घटा देती तो वहाँ तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो प्रॉफिट नहीं, हमें नेगेटिव इफेक्ट्स लेने हैं। तो सेल्स को अगर मैं 10% से बढ़ाती हूँ तब मेरा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, उसको मैं घटाऊंगी तब मुझे वो सेंसिटिव फैक्टर लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट को 10% से इंक्रीज करना, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी प्रॉफिट घटेगा। सेम वे कंट्रीब्यूशन जो होगा उसको गिराना होगा तभी मेरा वो सेंसिटिव फैक्टर के मतलब माना जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो हमारी 10% से बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा। कंट्रीब्यूशन कम होगा मतलब प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट 10% से कम होगा तभी तो हमारा वो सेंसिटिव फैक्टर कहलाएगा। मतलब बेसिक फंडा जो कंक्लूजन है वो यही होगा कि देखो प्रॉफिट को हमें हमेशा गिराते रहना है एंड कॉस्ट को बढ़ाते रहना है। यही इसकी मतलब वो बोलता है ना, यही इसका मेन कंक्लूजन है। तो इसकी वजह से ये सॉल्यूशन दिया है आगे, वो हम पढ़ लेते हैं क्या बोला है उन्होंने।
Changes in the sales variable and the cost on profit can be analyzed with the help of sensitivity analysis as follow. If selling prices is reduced by more than 10% budgeted, the company would incur loss. मतलब अगर कंपनी जो अपना सेल्स है वो 10% से ज़्यादा बढ़ा देगी तो फिर कंपनी वहाँ लॉस फेस करेगी, क्योंकि वहाँ फिर क्या होगा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट सारी बढ़ जाएगी. सॉरी, ये सेल्स को बढ़ाया है घटाया है? चेंजेस इन सेल्स को रिड्यूस किया है, तो मतलब कंपनी ने 10% से ज़्यादा सेल्स को रिड्यूस कर दिया, तो उस केस के अंदर उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर ही नहीं होगी. वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हुई तो कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव आएगा, और कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव होगा तो फिक्स कॉस्ट भी कुछ इस तरीके से, और प्रॉफिट मतलब कि लास्ट में आपको लॉस ही होने वाला है. तो इसीलिए बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से कम नहीं होनी चाहिए. अब देखो ये 10% कैसे कैलकुलेट किया गया, ये क्वेश्चन भी आपको आने वाला है. कैसे आया है वो बताती हूँ आपको. ये सारा कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए कहा था. ये फेयर सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का पार्ट ही नहीं है. हमें हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली देखना है, चलना है. सो बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि भाई जो हमारा ये है ना, इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाई मोर देन 10% बजटेड सेल्स देन कंपनी वुड इनकर लॉस. तो कैसे आया है वो 10%, वो देखते हैं. तो सबसे पहले आपका क्या है, 10,000 आपका प्रॉफिट है, राइट. यस, तो 10% आपका 10,000 आपका प्रॉफिट है. अब इसके अंदर आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन करो तो ये 4,000 प्लस 3,000, और ये कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट भी कॉस्ट का पार्ट ही है. तो अगर कॉस्ट का कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 9,000 रुपीज़. यस. एंड आपका सेल्स कितना है, आपकी रेवेन्यू कितनी है, 10,000. अब आप करो 10,000 माइनस 9,000 तो कितना आएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,000. तो ये प्रॉफिट है. बट अगर आपको मतलब क्या करना, आपको लॉस मेकिंग सिचुएशन नहीं फेस करनी, मतलब अगर ब्रेक इवन पॉइंट तक अगर आप प्रोडक्शन करो तब भी चलेगा. तो ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, जब आपकी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल सेल्स. मतलब आपका 10,000 का जो रेवेन्यू है उसके अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 तक रहती है, तब तो कंपनी को कोई लॉस फेस होने वाला नहीं है. तो समझो मेरा यहाँ तो कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है ना मेरा दोनों का टोटल, तो मतलब मेरा 1,000 प्रॉफिट है. बट मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ, मैं बोल रही हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों इतनी ही होनी चाहिए, मतलब कि किसके जितनी, सेल्स के जैसी ही होनी चाहिए. तो मतलब ये दोनों अगर 10,000 होती है तो फिर मेरा यह प्रॉफिट 0 आता है. तो 10,000 कैसे होगी, अभी तो मेरी 9,000 ही है, तो मतलब 9,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करो तो कितना आया, 0.9. अब इसके अंदर मैं एक और 0.1 मतलब कि 10% अगर मैं इंक्रीज़ करती हूँ तब तक तो सिचुएशन मेरे हाथ में रहेगी. बट 10% के बियॉन्ड अगर मैं सेलिंग प्राइस रिड्यूस करती हूँ तो उस केस के अंदर फिर कंपनी लॉस फेस करेगी. मतलब मुझे आई होप सो आपको समझ रहा है 10% कैसे आया. 10% का बेसिक फंडा यही है कि 9,000 तो आपकी कॉस्ट है, उसमें से 1,000 रुपीज़ ऐसा प्रॉफिट बचा है. इस प्रॉफिट को अगर आप क्या बोलते हैं, इस प्रॉफिट ये जो 1,000 का प्रॉफिट है उसको वाइप आउट होने के ये वाइप आउट होगा तब तक तो ठीक है, बट इसके बियॉन्ड नेगेटिव में हमारा प्रॉफिट नहीं आना चाहिए. तो 10,000 के ऊपर ये 1,000 का प्रॉफिट में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा अगर हमारी सेलिंग प्राइस 10% से कम हो तब तक तो चलता है, तो इसके बियॉन्ड जाती है तो फिर कंपनी को प्रोडक्ट जो है वो लॉस कराएगा. इसी के साथ आगे वाला फंडा देख लेते हैं. आगे वो बोलते हैं बी के अंदर कि इफ़ सेल्स आर रिड्यूस बाय मोर देन 10% देन बजटेड सेल्स ऑफ 2,500 यूनिट्स द कंपनी वुड इनकर लॉस. तो यहाँ ना आपको सेलिंग का आउटपुट बोला है कि अगर आपका आउटपुट जो है वो 10% से भी कम होता है तो कंपनी को लॉस करना पड़ेगा. ये भी सेम ही 10% वाला फंडा ही ले लेना आप. करके देखो ना 10,000 के अंदर फिर 10% से लॉस, तो वो सेलिंग यूनिट एंड सेलिंग प्राइस का एक बार यूनिट से उन्होंने 10% से कम किया और दूसरी बार उन्होंने कॉस्ट से कम किया है, ऐसा ही किया है. फिर देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट. सो लेबर कॉस्ट इंक्रीज by more than 33% on the above budgeted output the company would make a loss. 33.33 कैसे कैलकुलेट किया वो देखते हैं. सो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का किस तरीके से कैलकुलेशन किया है
बुक के अंदर क्या है, 3000 की कॉस्ट दी है, लेबर कॉस्ट। ये 3000 की कॉस्ट के अंदर कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट कितना है, 1000। अब इस प्रॉफिट को हम वाइप आउट करते हैं तो मतलब कि 1000 की ये प्रॉफिट को गायब करके हम हमारी कॉस्ट बढ़ाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो फैक्टर है, मतलब हमारी जो प्राइसेस जो है वेरिएबल कॉस्ट की, वो 1000 रुपीज़ तक बढ़ती है तो हमको चलेगा। इसके बियॉन्ड बढ़ेगी तो फिर कंपनी का प्रोडक्ट लॉस फेस करने वाला, तो इसकी वजह से हम वो चीज़ें फेस ही नहीं करना चाहते। तो इसी के लिए ये 1000 को डिवाइड करो 300 यूनिट्स, 3000 रुपीज़ से इंटू 100 करोगे, मतलब अप टू 33% अगर आप अपना सेल्स अपनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा तब तक तो चलेगा। बट बियॉन्ड दिस 1000 रुपीज़ और यू कैन से 33.33% से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट चेंज करोगे लेबर की, तो फिर कंपनी का प्रोडक्ट क्या होगा, लॉस मेकिंग हो जाएगा। इसी वे के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है यहाँ, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन भी दिया है, कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन मटेरियल कॉस्ट का दिया है, एंड देयर आफ्टर उन्होंने फिक्स कॉस्ट का भी इसी तरीके से बोला है। तो ये 25% 50% कैसे कैलकुलेट करना है, वो दो मैंने जैसे ये ABC को आपको बताया वैसे तो उसी सेम वे में है, बट मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि नया कंसेप्ट है, मैं आपके ऊपर थोड़ा मतलब इतना सारा कंसेप्ट नहीं छोड़ सकती हूँ। तो कॉन्ट्रीब्यूशन देखो अभी कितना है, 3000 कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब हमारा प्रॉफिट जो है, ये अगर प्रॉफिट मतलब कि आपको अगर ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँच, जहाँ आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, वो एक आइडियल सिचुएशन अगर आपको मेंटेन कर, आइडियल तो नहीं है बट मतलब वो बेयर मिनिमम सिचुएशन है। उसके बियॉन्ड अगर आपका नेगेटिव NPV आती है, नेगेटिव प्रॉफिट आता है, तो फिर कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं चूज़ करना चाहिए। सो यही लॉजिक को ध्यान में रखते अगर हमारा प्रॉफिट 1000 है, मतलब कि अगर 1000 को भी समझो हमारा प्रॉफिट 0 ही हो जाए, तो 0 कैसे होगा, ये 1000 का प्रॉफिट को वाइप आउट करना होगा, मतलब कि यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 1000 से लेस हो जाएगा तब भी चलेगा। मतलब कि मेरा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरा 1000 से लेस होगा तब भी चलेगा। तो यहाँ 1000 को लेस करने के लिए क्या करोगे आप, 1000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, तो कंट्रीब्यूशन का तो 33.33% से नहीं बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा लेस नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा लेस होगा तो कंपनी का लॉस होगा। बट मैंने कंट्रीब्यूशन तो एडिशनल निकाला है। हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मटेरियल कॉस्ट, राइट। सो मटेरियल कॉस्ट का कितना है, 4000 रुपीज़ कॉस्ट है, कितनी, 4000 रुपीज़। अब इस 4000 को ये मटेरियल कॉस्ट अगर 1000 और मैं बढ़ा दूँ, 1000 से और मैं बढ़ा देती हूँ, मतलब कि प्रॉफिट को वाइप आउट कर दूँ पूरा, तो ये कितना परसेंट आएगा, 100% करो तो यहाँ 25% आएगा। मतलब कि मेरा 25% से कॉस्ट अगर मटेरियल कॉस्ट की बढ़ा तब तक तो ठीक है, बियॉन्ड 25% आप नहीं जा सकते हो, लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। सेम वे फिक्स कॉस्ट की कितनी है, 2000 रुपीज़, बट इसको प्रॉफिट को वाइप आउट करना है तो कैसे करोगे, प्रॉफिट जो है वो अभी 1000 है और उसको फिक्स कॉस्ट का वो कितना प्रोपोर्शन में है उसके अकॉर्डिंगली आप वाइप आउट करते हो तो ठीक है। तो तब को डायरेक्टली 50% मिल जाएगा, मतलब कि अभी फिक्स कॉस्ट अगर 50% से बढ़ाते हो तब तक तो ठीक है, बियॉन्ड 50% क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो लॉस मेकिंग बन जाएगा। सो यही 39 सब का कंक्लूजन है। ये एक सब मैंने इतना एक्सप्लेन किया इसी वजह से क्योंकि कंसेप्ट नया है, एंड आगे के अगर मैं कोई होमवर्क देती हूँ तो उस होमवर्क के अंदर आपको आना भी तो चाहिए, मतलब पूरा कंसेप्ट, तभी तो आप होमवर्क कर पाओगे। इसी के साथ 39 ख़त्म होता है एंड 40 वाले सम पे आ जाते हैं। तो from the following project details, calculate sensitivity of the plan, project cost, annual cost, cost of capital, which is the most sensitive factor। तो कौन सी, देखो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर का मतलब क्या होता है पता है, जिस फैक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज दिखने मिलता है, जिस फैक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ चेंज दिखने मिलता है, वो फैक्टर होता है प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फैक्टर। ये ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लाइन है। हर एक क्वेश्चन के अंदर आप भले चाहे मतलब सेंसिटिविटी परसेंटेज निकाल दिया, बट अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो आंसर के 1 या 2 मार्क्स तो वहीं आपको नहीं मिलने वाले, ये तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। तो कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है हर एक टॉपिक का, हर एक आंसर का। यही कंक्लूजन है कि जो फैक्टर मतलब जिस सेंसिटिविटी फैक्टर को आपने कैलकुलेट किया है, परसेंटेज जो है, हाईएस्ट परसेंटेज जो भी होगा सेंसिटिविटी फैक्टर का, वही हमारा सबसे ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर रहने वाला है।
सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है क्वेश्चन के अंदर 12,000 है, एनुअल कैश फ्लो है 4,500, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है 4 years, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिया हुआ है। अब इस डिस्काउंटिंग फैक्टर के अंदर नॉर्मली हम कैलकुलेशन करते हैं 1 / 1.14, फिर 4 years के लिए इक्वल टू प्रेस करते हैं तो हमको ये अमाउंट मिलती है। सॉरी ये नहीं, हम क्या करते हैं, हमें यहाँ GT फंक्शन भी प्रेस करना है। हमें 4 years का टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से मिलता है। वैसे ही यहाँ 18% को भी लिया हुआ है। कैसे? ये वाला यहाँ 18% के हिसाब से भी दिया हुआ है। कैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो क्वेश्चन खुद बताएगा, धीरे धीरे हम जैसे हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली अब सॉल्यूशन देख ले तो एनुअल कैश फ्लो, तो यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं वो लोग कि आपको सेंसिटिविटी फैक्टर देखना, मतलब कि एक फैक्टर के अंदर कुछ इस तरीके से चेंज करो ताकि आपको पता चले कि हमको मतलब कौन सा फैक्टर हमारा सबसे ज़्यादा ऐसे सेंसिटिव, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा चेंजेस करने की वजह से पूरे प्रोजेक्ट के अंदर उसका इफेक्ट देखने मिले। तो जहाँ सबसे ज़्यादा चेंज अफेक्ट कर रहा है वही हमारा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर होने वाला है। सबसे पहले आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है प्रोजेक्ट की। एनपीवी क्यों? क्योंकि एनपीवी ऐसा मतलब एनपीवी मतलब प्रॉफिट के ऊपर क्या हमारा इफेक्ट आने वाला है। मतलब एनपीवी का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आपको कितना एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट that you arrived from the project itself। सो प्रोजेक्ट के ऊपर जो रिटर्न मिलने वाला है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हम बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, तो कितनी मिलने वाली है उसके अंदर हर एक चीज़ का मतलब इफेक्ट वहीं देखने मिलेगा। अब सेल्स मतलब कि इनिशियल कॉस्ट आप बढ़ा देते हो या फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उस सब का इफेक्ट आखिर में आने वाला तो हमारा एनपीवी के ऊपर ही है। तो जैसे कि हमने सम नंबर 39 के अंदर हर एक वो 1000 मतलब प्रॉफिट के ऊपर ही उन सब का इफेक्ट देखा था, वैसे ही इसी सम के अंदर हमें एनपीवी देखना है सेम वे के अंदर, कुछ भी नया नहीं है। तो 1-2 फैक्टर एक्सप्लेन करती हूँ एंड उसके बाद फटाफट से सॉल्यूशन कंक्लूड कर लेंगे। सो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? एनुअल कॉस्ट 4500। हमारे 4 साल के इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना पैसा लगने वाला है तो उसको हम अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उस मतलब 4 years के बाद में मिलने वाली उस प्रोजेक्ट की इनफ्लो इनकम जो उसकी आज की वैल्यू हम ढूंढ के निकाल लेंगे तो उसका आंसर आएगा 13,112। उसमें से इनिशियल कॉस्ट लेस कर दो, आज हमें कितने पैसे भरने पड़ रहे हैं 12,000, तो उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। सॉरी ये रफ कर देती हूँ। इसमें से ये 12,000 लेस कर देंगे तो हमको यहाँ हमारी एनपीवी मिल जाएगी। अब ये एनपीवी को हमें सेंसिटिविटी फैक्टर्स की मतलब सेंसिटिविटी एनालिसिस से देखना है। सेंसिटिविटी प्रोजेक्ट के अंदर बोलते हैं सेंसिटिविटी प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो अब आप देखो थोड़ा लॉजिक ये लगाना कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या करूँगी तो मेरा सेंसिटिविटी फैक्टर नेगेटिव वे के मतलब नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। तो कॉस्ट अगर प्रोजेक्ट की बढ़ती है तभी मेरी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एनुअल कैश फ्लो क्या होगा? घटेगा, तब मेरी एनपीवी घटेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं बढ़ाती हूँ तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव होगा। तो इसी वजह से यहाँ आपको क्या करना, सबसे पहले बोला प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो ये 9.75% से आप बढ़ाते हो तो यहाँ आपको मतलब कि प्रोजेक्ट की जो एनपीवी वो नेगेटिव बन जाएगी यहाँ। सो प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इंक्रीज बाई, प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर आप बढ़ाते हो मतलब एनपीवी की इतने से तो आपकी एनपीवी 0 बन जाएगी। वहाँ फिर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी, अगर इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। सो दैटफॉर सेंसिटिविटी फॉर प्रोजेक्ट इज 1 कितने पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट में से कितना प्रपोर्शन जो है वो प्रॉफिट का है मतलब कि एनपीवी का है वो कैलकुलेट करोगे तो 1112 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 9.26 है, बट हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो 9.27% आया। तो मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट 9.27% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना तक ठीक है। मतलब इतना एक्सपेंसेस हम इतना एक्सपेंसेस हम इनकर कर सकते हैं।
तो ये कैलकुलेशन आपको करने हैं, मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं मतलब रब आउट भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए होती है स्क्रीन के ऊपर। जो भी मैं कैलकुलेशन करती हूँ आप बुक के अंदर करो, वीडियो अगर आपको पॉज करना पड़े तो भी चलेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ऐसे कोई लाइव सेशंस तो चल नहीं रहे, तो इसकी वजह से आपको हर एक कैलकुलेशन बुक के अंदर लिखना है। एंड फिर एग्ज़ाम के दिन ऐसे ढूंढते बैठोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ क्या होता है कि एक साल आपने पढ़ाई नहीं की और एक दिन में अचानक आप कुछ नया एडवेंचर कर रहे हो, तो इससे अच्छा उस दिन को भी अपने मस्ती में ही लगा दो ना, क्योंकि जो पास्ट की जो आपकी प्रिपरेशन है वही एग्ज़ाम के एक दिन आपको काम आने वाली है। तो अभी भी देख रहे हो लेक्चर, तो जो कैलकुलेशंस होते हैं वो लिखने की कोशिश करो, क्योंकि कैलकुलेशन जब लिखे हुए होंगे ना तो कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ जाएगा। तो सेकंड में देख लेते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। एनुअल कैश इनफ्लो मतलब क्या, इनकम क्या करेगी, घटेगी, तभी हमारी एनपीवी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। तो कैश इनफ्लो इज लोअर्ड बाय कॉस्ट, क्या होगी, कॉस्ट बढ़ती है तो हमारी क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। हमारी एनपीवी को हमें नेगेटिव करना है, क्योंकि अब इनकम हमें करनी है, मतलब इनकम को कम करेंगे तभी तो हमारी एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हमारी इनकम कितनी थी, कैश इनफ्लो टोटल कितना था, 13,112। तो ये एनपीवी जो है 100,112, इसको इनफ्लो के अंदर क्या कितना प्रोपोर्शन है वो देखेंगे, और डिवाइड इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। तो 1,112 डिवाइडेड बाय 13,112, राइट, यस, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो मुझे यहाँ परसेंटेज मिला है 8.480%। मतलब अगर मैं अपनी कैश इनफ्लो जो है, इनकम जो है, मतलब कैश इनफ्लो इतने परसेंट से घटाती हूँ तब तक तो ठीक है, इसके बियॉन्ड प्रोजेक्ट की नेगेटिव रिटर्न्स मिलने वाली है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एनपीवी मेथड से सॉल्व किया है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में बोला है 14% पहले था, बट आपको चेंजेस 18% तक करना है, तो उसके लिए फॉर्मूलाज कुछ है वो देखते हैं। तो आपकी देखो इनकम कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी है, ये 12,000 प्लस 4,500 इंटू एक्स, मतलब 4,500, इसके अंदर क्या है, एनुअल कैश इनफ्लो। तो एक्स का हमने यहाँ अजम्पशन ये लिया है कि कितने सालों तक मतलब मुझे ये मिलने वाला, नंबर ऑफ़ ईयर्स को हमने यहाँ ऐसे एक्स माना हुआ है, मतलब कि वो प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, आपको एन्यूटी फैक्टर जो होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर, उसको हमने यहाँ एक्स माना है। मतलब कितना चेंजेस करूँ ताकि मेरी जो एनपीवी वो ज़ीरो आ जाए, तो वो अभी मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए देखो ये क्या है, कॉस्ट, ये क्या है, कॉस्ट, लिखूँ यहाँ कॉस्ट, चलो लिख देती हूँ। अब प्लस मेरे पास इतना तो कैश इनफ्लो है, बट इसके साथ में कौन सा ऐसा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर लगाऊँ ताकि मेरा आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए, मतलब मेरी एनपीवी ज़ीरो आ जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक्स, मतलब इसके जगह मैंने ये एक्स को यहाँ अज्यूम कर लिया है। तो 20,000 प्लस 4,500 एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ 4,500 एक्स, और यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा 12,000 जो है वो यहाँ, सॉरी नेगेटिव का यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 12,000 डिवाइडेड बाई 4,500, तो करो तो यहाँ आपको एन्यूटी फैक्टर मिल जाएगा। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 4,500, मेरा आंसर यहाँ आ रहा है 2.67, मतलब 666 से मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। 67 परसेंटेज मत लिखना इसको, ये परसेंटेज में नहीं आएगा, तो यहाँ आपको 667 लिखना है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर मिला है, चेंजेस नया चेंज होने वाला है वो, या 4 डेसिमल्स तक लिखो क्योंकि बुक वालों ने भी ये लिया है। देखो आप नॉर्मली 4 डेसिमल्स तक ही लिखोगे, ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो। नॉर्मली अगर 2 डेसिमल्स तक होता तो ठीक है, बट जहाँ आपको ज़्यादा पॉइंट्स वाले आंसर हो एंड वहाँ परसेंटेज नहीं, आपको प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर निकालना है या एन्यूटी इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है, तब आपको 4 डेसिमल्स तक तो जाना है। तो इसका हमें ये डेसिमल्स का ये पॉइंट मिल चुका है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे एंड फिर सेंसिटिविटी मिल जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर तो हमें मतलब हमने एन्यूटी फैक्टर कैलकुलेट कर दिया है, बट यहाँ अपना फंडा जो था, मैं ये कैलकुलेशंस रब आउट कर रही हूँ। ये वाला जो कैलकुलेशन के अंदर हमने ये कैलकुलेशन किया था, हमारा भी आया था ये आंसर।
तो देखो अब मैं अगर ऐसे करती हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि न्यू माइनस ओल्ड, सॉरी यहाँ मतलब ऐसे चेंजेस ऐसे होता है कि न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, तो आपको यहाँ सेंसिटिविटी मिल जाती है। अगर आप करोगे ये मतलब हमारे जो नया वाला हमें जो एन्युटी फैक्टर मिला है माइनस करोगे, समझो आप ये 2 पॉइंट कौन सा वाला, सॉरी ये वाला 4 इयर्स का, तो आपको ये आंसर रिलायबल आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि एन्युटी फैक्टर्स जो है मतलब प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर इसकी वजह से मतलब इन दोनों का से ये वाला फंडे से यूज़ करो मतलब सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा आंसर। यहाँ आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जो रेट दी होगी क्वेश्चन के अंदर, आपको 2 रेट्स आपको वैसे भी प्रोवाइड करिए, 2 रेट आपको वैसे भी प्रोवाइड किए, तो आपको ये तो समझेगा कि भाई ये तो 4 इयर्स की, ये किस लिए दी, तो ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि आप जो अपना ये प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर जो फाइंड आउट करोगे उसकी रेट है ये। तो ये क्वेश्चन आप बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखो, ये जो मैं लिख रही हूँ वो आप भी लिखोगे। ये बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहे होंगे, बट मैं कुछ कर नहीं सकती यार, मेरे आजू बाजू के जो मतलब ऐसे तूफ़ानी बच्चे हैं ना, मानते ही नहीं है, कॉलेज से आके कुछ भी गाने चलाते हैं, एंड वो सारे जो कॉलेज वाले बॉयज़ है वैसे कुछ है पड़ोसी, तो मैं सब घर मतलब किसी को ऐसे मना थोड़ी कर सकती हूँ, होता है कुछ ऐसे लोग। इरिटेशन तो मतलब मुझे भी हो रहा है कि मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंड बट टाइम जो है उसके साथ मैनेज करते हैं थोड़ा। हम अपने सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ आपको हाँ एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है वो बता देती। दिस इज indication, this is the indication rate of discounting factor that you have calculated in the form of present annuity factor, जो कि which is not in परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, वो आपको ऐसा आपको डायरेक्टली आंसर मिल चुका है। तो एक इंडिकेशन है कि आपको जो न्यू रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर जो मिलेगा, मतलब जो भी आपको प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर मिलेगा उसकी ये रेट ये है। तो अब आप ये जो सेंसिटिविटी एनालिसिस का फॉर्मूला है, देखो सेंसिटिविटी एनालिसिस का यही फॉर्मूला है, सेंसिटिविटी को ढूंढना है तो करो न्यू फिगर माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ये मैं लिखा दूंगी थोड़ा अच्छे वे में, बट यस अभी हम हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, तो ये हमारी न्यू रेट 18% है, तो 14% लेस कर दो, डिवाइड कर दो 14% से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 28.59 ऐसे कुछ होगा शायद, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 29% बोल देंगे। तो इस तरीके से आया। अब आपको सेंसिटिविटी ढूंढना है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस फैक्टर में सबसे ज़्यादा चेंज वो फैक्टर सबसे ज़्यादा क्या होगा, हमारा सेंसिटिव होगा। तो मैं अभी ये सारा रब आउट कर देती हूँ। तो देखो यहाँ वाला जो चेंजेस है वो 9.27 दिखा रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर, एनुअल कैश फ्लो के अंदर 8.48, बट जो लास्ट वाला जो है सेंसिटिविटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर चेंजेस सबसे ज़्यादा है, तो उसको ही हम बोलेंगे मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। कैश फ्लो इज़ द मोर सेंसिटिव सिंस ओनली 8.48% चेंज इन कैश फ्लो विल मेक NPV ऑफ प्रोजेक्ट 0। तो मतलब सबसे कम यहाँ जो है सेंसिटिव फैक्टर वो है 8.48 विच इज़ एनुअल कैश फ्लो। कैश इनफ्लो, तो मतलब इनफ्लो अगर आप इससे इतना कम कर दे तो चलेगा, इससे बियॉन्ड कंपनी को लॉस फेस होगा। एंड सेंसिटिविटी के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर है। सम नंबर
41 आता है। अब देखो 41 सम में कुछ ऐसे मतलब मुझे एक्सप्लेन करने लायक नहीं लग रहा है, क्योंकि सेंसिटिविटी का देखो, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख लेते। सबसे पहले सेंसिटिविटी का बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। तो हेडिंग लिखोगे आप, रनिंग नोट्स अगर बना रहे तो अच्छी बात है। सेंसिटिविटी ये नोट्स के अंदर आप भी लिखोगे, फॉर मेजरमेंट ऑफ सेंसिटिविटी परसेंटेज फॉलोइंग फॉर्मूला हाउ टू बी फॉलो। फॉर्मूला क्या है? देखो जो नई न्यू फिगर्स जो भी होगी, या फिर न्यू अमाउंट या न्यू चेंज, सिर्फ न्यू ही लिखती हूँ। न्यू अमाउंट जो होगी वो, उसमें से आप ओल्ड वाली माइनस करोगे, डिवाइड करोगे ओल्ड से, एंड इस पूरे ब्रैकेट को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सेंसिटिविटी परसेंटेज मिल जाएगा। राइट? तो ये रनिंग नोट्स के अंदर आप लिख लोगे सेंसिटिविटी को कैलकुलेशन करना कैसे। सेंसिटिविटी का दूसरा मैंने कंक्लूजन मतलब ये निकाला है सिंपली और वे में अंडरस्टैंड होने करने के लिए, यही है कि देखो अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट को बढ़ाने से सेंसिटिविटी देखने मिलेगी, एंड इनकम या फिर आप कर सकते हो यहाँ एनपीवी, प्रॉफिट, इन सब को घटाने से आपको सेंसिटिविटी इफेक्ट देखने मिलेगी। सेंसिटिविटी इफेक्ट देखने मिलेगी कब? जब कॉस्ट बढ़ेगी, इनकम कम होगी, एनपीवी कम होगी, प्रॉफिट कम होगा। तो ये सारा सेंसिटिविटी एनालिसिस का बेसिक क्रक्स है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब तो मैंने दिखाया ही है आपको। चलो वो भी इसी के साथ लिखते हैं। चेंज इन वन वेरिएबल will impact on the other factors। एंड दूसरा जो कंक्लूजन है इस अप्रोच के अंदर, आंसर को किस तरीके से प्रेडिक्ट करना है वो भी आप रनिंग नोट्स के साथ लिख लोगे। तो कंक्लूजन, higher the percentage of change, higher will be sensitivity।
तो स्क्रीनशॉट ले लो इतना। सो हायर द परसेंटेज ऑफ चेंज हायर विल बी सेंसिटिविटी, मतलब वो फैक्टर जो होगा वो मोस्ट सेंसिटिव माना जाएगा प्रोजेक्ट के लिए। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस के ये सारे रनिंग नोट्स एग्जाम से पहले रेफ़र कर लेना। ये इतना मैं ग्रुप के अंदर तो मुझे नहीं लगता मुझे भेजना चाहिए, बट मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। किसी को चाहिए तो बता देना। सब आते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। 41 क्वेश्चन नंबर जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लो। तो आपको प्लांट दी है, प्रोजेक्ट की प्लांट कॉस्ट है वो दी है, एंड उसके साथ प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाली रनिंग कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो भी आपको लगेगी, मतलब कॉस्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वाली कॉस्ट, एंड सेविंग्स दी है। सेविंग्स के अंदर क्या होगा, सेविंग्स कम होगी तो सेंसिटिविटी हमें देखने मिलेगी, प्रोजेक्ट की रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी देखने मिलेगी, एंड प्लांट की कॉस्ट भी अगर ज़्यादा बढ़ती है तो सेंसिटिविटी देखने मिलेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, मेजर सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंज द लेवल ऑफ रनिंग कॉस्ट, सेविंग एंड प्लांट कॉस्ट विच आर द फैक्ट विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ चेंज हुआ वहाँ सेंसिटिविटी देखने मिलेगी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 इज एट 8% फॉर 1 ईयर 2 ईयर रिस्पेक्टिवली। तो उनका जो ये एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है, अब इसी के अंदर आपको क्या करना है, जो भी एन्युटी फैक्टर जो दिया है सेविंग को, तो उसके अकॉर्डिंगली 1 ईयर एंड 2 ईयर के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। देखो सेविंग माइनस रनिंग कॉस्ट करोगे तो आपको मिलेगा नेट सेविंग। सेविंग को आप ऐसे नॉर्मल वे में समझ लो, आपकी इनकम समझ लो, इनकम में से आप रनिंग कॉस्ट माइनस करोगे तभी तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको मिलेगा क्या, नेट सेविंग। रुको अच्छे से लिखती हूँ, नेट सेविंग, राइट। अब देखो सेविंग को आप नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में समझो ना, ये आपकी इनकम हो गई, इसमें से कॉस्ट लेस करी तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और जो भी 2 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो उसको अपने एन्युटी फैक्टर से, मतलब इंटरेस्ट फैक्टर से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो नेट सेविंग बेनिफिट मिल जाएगा। उसमें से कॉस्ट लेस करो तो आपको यहाँ एनपीवी मिल जाएगी। अब इस एनपीवी को प्रोजेक्ट की कॉस्ट से डिवाइड करके देखो, तो मतलब प्लांट की कॉस्ट क्या इतने परसेंटेज बढ़ती तो ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं बढ़नी चाहिए। सेंसिटिव रनिंग कॉस्ट का भी सेम ही है, कॉस्ट के प्रपोर्शन के अंदर इसका परसेंटेज देख लो, मतलब रनिंग कॉस्ट इतनी बढ़ती तो चलता है, इसके बियॉन्ड नहीं बढ़नी चाहिए। एंड सेविंग्स के अंदर बोला है इनकम के, मतलब प्रोजेक्ट की इनकम जो है विच इज़ ये, उस टोटल सेविंग के, मतलब ये जो हमारी जो एनपीवी है वो टोटल प्रोजेक्ट के प्रपोर्शन के अंदर 4.86% से कम होती तब तक तो ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। डिक्रीज बाय दिस तो एनपीवी बिकम्स 0। सेविंग इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। कौन सी है, सेविंग इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। सो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो हमारा ये 9.27 है, 8.48 है और 29%। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो सब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंज होगा, मतलब वो फैक्टर कहीं ना कहीं मोस्ट मतलब सेंसिटिव है। बट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या अप्रोच से सॉल्व किया है वो देखते हैं कि उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर भी सबसे कम परसेंटेज वाले को परसेंट वाले चेंज को बोला है मोस्ट लाइकली, और यू कैन से मोर सेंसिटिव फैक्टर चेंज इन इनफ्लो। तो इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट क्या बोला है, सेंसिटिव, मतलब सबसे कम वाले परसेंटेज को उन्होंने बोला है मोस्ट सेंसिटिव। हम एक आईसीआई का सॉल्यूशन भी देखेंगे कि सीए इंटर के सिलेबस के अंदर क्या था वो देखेंगे। अब इसके साथ साथ इन्होंने जो प्रोजेक्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन है उसके अंदर सेलिंग प्राइस पहले 10% से बढ़ी, ये यहाँ कॉस्ट जो है वो एक के अंदर 10% से बढ़ी, दूसरे में भी 33.33 25 50। तो मतलब ऐसे देखा जाए अगर हम मतलब 1% एक वेरिएबल को चेंज करते तो 50% सबसे ज़्यादा जहाँ चेंज दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव फैक्टर माना जाता है। बट
बुक की अप्रोचेस के अंदर सबसे कम परसेंटेज वाले चेंज को बोला ये है सबसे मोस्ट लाइकली मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। तो वी हैव ऑब्जर्व द सेंसिटिविटी ऑफ द डेटा अबाउट डेटा सेल्स यूनिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट द मोर सेंसिटिव फैक्टर देन अदर आइटम। मतलब कि देखो इसका सिंपल वे के अंदर कंक्लूजन ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा कम चेंजेस, मतलब कि ये जो चेंजेस है इन सारे चेंजेस में 10% का चेंज सबसे कम चेंजेस है। तो मतलब इतना अगर कोई चेंज होता है तो चलेगा, बट बियॉन्ड इसके ऊपर वो फैक्टर नेगेटिव इफेक्ट दिखाने शुरू कर देगा। तो आईसीआई का एक सोल्यूशन बताती हूँ, वो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है। तो देखो इन्होंने यहाँ कुछ चेंजेस किए, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर 10% से बढ़ा दिया है। मतलब उन्होंने कुछ चेंजेस किए। ये सम का सोल्यूशन मैं पूरा नहीं बताऊँ, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बताया सिर्फ इतना आपको 2.5% का एडवर्स इफेक्ट देखना है। तो इनिशियल कॉस्ट को आप 2.5 से बढ़ाते हो तब आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने मिलेगा। सेलिंग प्राइस को अगर आप कम करते हो तो नेगेटिव इफेक्ट देखने मिलेगा। वेरिएबल प्राइस, फिक्स कॉस्ट, ये जो है वो दोनों कॉस्ट को बढ़ाओगे तब आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने मिलेगा। और यूनिट सोल्ड पर यूनिट, मतलब इसको अगर आप रिड्यूस करते हो तब आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने मिलेगा। अब यहाँ इन्होंने जो लास्ट में ये सारी क्या किया है, इन्होंने ये सारी सेंसिटिविटीज़ को निकाला है। ये सारे चेंजेस, ये सेंसिटिविटी फैक्टर्स निकाले हैं। तो इन्होंने यहाँ लास्ट में देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने मिल रहा है। सो कंक्लूजन यहाँ क्या है कि इट कैन बी सीन दैट द चेंज इन सेलिंग प्राइस हैज़ द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन एनपीवी। तो मतलब कुछ भी इफेक्ट जो मतलब हमने चेंज किया 2.5% से, तो सबसे ज़्यादा चेंज दिखने मिल रहा है यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा सेंसिटिव फैक्टर बोला है। बट हमारी बुक के सॉल्यूशन में TYF की बुक के अकॉर्डिंगली हम देखें तो उसके अंदर सोल्यूशन है वो पहले हम रेफ़र करेंगे। तो यहाँ ये बोलते हैं कि सबसे कम चेंज जहाँ दिखता है वो वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर है। तो देखो मैं आपको ये जो मैंने आपको नोट्स लिखाए है उसके अंदर चेंजेस करने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ आप लिखोगे, अब कंक्लूजन जो है कंक्लूजन के अंदर चेंज करा रही हूँ। मैंने आईसीआई का मटेरियल फॉलो किया था जिसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ चेंज था वहाँ उन्होंने बोला ये मोस्ट लाइकली टू चेंज फैक्टर है, मतलब कि मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर है। तो वहाँ उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन्स बदल रहे। सो हायर द परसेंटेज नहीं हो, हायर नहीं लोअर लिखोगे आप। कौन सा, ये हायर को मिटा के, एंड मिटाना भी रेड पेन से, ऐसे कोई वाइटनर मत दिखाना। अब देखो ये इंसिडेंट हमारे लिए एक्सीडेंटल पॉइंट हो चुका है ना, तो कहीं ना कहीं ये गलत तो हुआ है बट आपको याद भी ज़्यादा रहेगा। अब ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस यहाँ ही होने वाले। हायर द परसेंटेज ऑफ दी चेंज, हायर द परसेंटेज ऑफ दी चेंज। अरे यार ये क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ सो अब क्या करना है, ये हायर को आपने काट दिया होगा एंड इसको आप लिखोगे लोअर द परसेंटेज ऑफ चेंज, हायर विल बी द सेंसिटिविटी। तो अब ये फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल कंक्लूजन। अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी सारे चेंजेस थे वो हो चुके हैं एंड हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली है। तो ये फाइनल स्क्रीनशॉट जो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। हो क्यों नहीं रहा है, यस। तो ये फाइनल स्क्रीनशॉट है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, टेंशन मत लेना। एंड कंक्लूजन मैं फिर से दे रही हूँ आपको कि आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। आईसीएस स्टडी मटेरियल आपके लिए अभी फॉलो करने लायक नहीं है। आपको आपकी बुक के अंदर बोला है कि जहाँ आपका सेंसिटिविटी फैक्टर के अंदर सबसे कम चेंजेस होगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ सेंसिटिविटी फैक्टर सबसे कम चेंजेस होगा वहीं, मतलब जहाँ चेंज कम होगा सब वहीं सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर होने वाला है। आपने यहाँ ये मतलब मैंने यहाँ जो राउंड किया हुआ है इसके अंदर भी आपने देख लिया है कि 8.48% चेंज सबसे कम है। उसको ही यहाँ कंक्लूजन में बोला है कि ये जो है वो क्या है, मोर सेंसिटिव फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर भी सेम ही है कि जो जहाँ सबसे ज़्यादा कम चेंजेस आ रहे हैं तो वो है 4.86, तो वही है मोस्ट सेंसिटिव सेविंग फैक्टर।
क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन के अंदर मतलब मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बार देखते हैं हम। एंड जिसकी बुक नहीं है, मेरी भी बुक नहीं है, तो मतलब मुझे भी कोई ऐसे मिस्टेक्स पता जब तक मैं खुद सॉल्व नहीं करती हूँ, मुझे कंक्लूजन नहीं मिलता, तब तक मुझे भी चेंजेस नहीं पता चलते। अब ये जो 42 क्वेश्चन नंबर है, इसके अंदर चेंजेस, इसके अंदर इन्फॉर्मेशंस बहुत इनकम्प्लीट दी हुई है। एंड उस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने जो मिस्टेक्स निकाली, आप भी अपने बुक के अंदर करेक्ट कर लेना। एंड जो भी पीडीएफ आप यूज़ करोगे, मतलब मैं आपको एक ग्रुप के अंदर पीडीएफ तो शेयर कर दूंगी, बट ये पीडीएफ सब मतलब पीडीएफ ठीक है, बट अब अभी आप लेक्चर देख रहे हो, आपके पास बुक है, तो आप भी चेंजेस कर लो। सेलिंग प्राइस 20 हो ही नहीं सकती है ना, खुद लॉजिक यूज़ करो ना। अगर कोई प्रोडक्ट, अगर मैं मतलब प्रोडक्ट को बेच रही हूँ, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी, तो उसकी अगर 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है और उसकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कैसे मतलब 40,000 का लॉस इनकर्ड करके कोई कैसे बिजनेस चला सकता है। तो बुक के अंदर काफ़ी बार ऐसे करेक्शन, मतलब काफ़ी बार गलतियाँ होती है, जैसे कि 22,000 लिखा हुआ होता है, तो वहाँ वो लोग कर देते हैं ऐसे। और जहाँ ऐसे ऐसे समझो आपको क्या लिखना है, 2.67 ऐसे प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर लिखना होता है, वहाँ वो लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं ऐसा। तो बहुत फ़र्क होता है छोटी छोटी मिस्टेक से। तो यह सेलिंग प्राइस आपकी होगी 120 रुपीज़। करेक्शंस कर लेना, फिर से एक्सप्लेन रिपीट कर रही हूँ। फिक्स ओवरहेड ओके 15 लाख दिया हुआ है फॉर 1 to 5 ईयर्स के लिए। डेप्रीशिएशन जो होगा वो 25% ऑन WDV मेथड यूज़ करना है। सैलवेज वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है वो इक्वल टू 5, मतलब कि एंड ऑफ द 5th ईयर जो WDV बचेगी उतनी हमें सैलवेज वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ आपको नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि कैश इनफ्लो के ऊपर लगाओगे आप। टाइम ऑफ ओरिजिन मतलब 5 ईयर्स का लेना है। यहाँ आपको पोस्ट कट ऑफ रेट दी है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको वो दिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है। नाउ इंडिकेट द फिनेंशियल वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले हम एक वाला सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो सेंसिटिविटी का टॉपिक आता है उसको देखेंगे। तो पहले आपको यहाँ नॉर्मल करना है, नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करना है, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 के अंदर कैसे डेप्रीशिएशन को एडलेस किया था, टैक्स का प्रोविजन किया था, वैसे सेम करना है। फिर उसको अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसकी प्रेजेंट में कितना बेनिफिट होने वाला है वो मिल जाएगा, और उसका टोटल करके इनिशियल कॉस्ट लेस करोगे तो नेट कैश इनफ्लो मिल जाएगा। तो आते हैं सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी। तो ओपनिंग प्लांट कितना है हमारा, ये यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ देखो आउटले ऑफ कैपिटल मतलब कि कॉस्ट लगने वाली है 100 लाख। तो हमारे ओपनिंग जो फर्स्ट ईयर की इतनी होगी, उसके बाद अपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया एट द रेट ऑफ 25%, आपको WDV दिया है इतना 25% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, तो वो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चार्ज किया, तो आपको ये WDV मिली। फिर ये जो WDV मिली ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी, इसके ऊपर 25% चार्ज करोगे तो डेप्रीशिएशन लेस होगा, आपको WDV मिलेगी। ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग, फिर डेप्रीशिएशन इसके ऊपर चार्ज करोगे, फिर ये ऐसे ऐसे करते करते क्लोजिंग प्लांट एंड मशीन मतलब 5th ईयर की आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं उन बुक का सोल्यूशन। सेलिंग प्राइस जो है वो 120, जैसे कि मैंने करेक्शंस कराए थे, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिए 60 रुपीज़, तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अन कॉन्ट्रीब्यूशन मिला तो आपको पर यूनिट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है, मतलब पर ईयर के अंदर प्रोडक्शन जो होगा 1 लाख यूनिट्स का होने वाला है, तो 60 रुपीज़ का आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। तो 1 लाख यूनिट्स के ऊपर कितना टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो आपको करना है 60 रुपीज़ इंटू 1 लाख यूनिट, तो 60 लाख। और इस तरीके से टोटल कंट्रीब्यूशन मिला, इसमें से 15 लाख की क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा विच इज़ 45 लाख। 45 लाख आपको हर एक 5 साल तक मिलने वाला है। इसके लिए ही यहाँ इन्होंने पोस्टिंग कर दी है, एंड या ये सॉरी ये 25 मैंने कर दिया। फिर इसके अंदर से डेप्रीशिएशन लेस किया, डेप्रीशिएशन जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर। सेम यहाँ से कौन सा वाला पार्ट,
ये डेप्रिसिएशन यहाँ से उठा के वहाँ लिखा है यहाँ। अब आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। अब इस टैक्स के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर दो 40% हर एक 5 ईयर, मतलब हर एक ईयर्स के अंदर से, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट मिल जाएगा। अब इसके अंदर डेप्रीशिएशन एड कर दो कि हमें रियल इनफ्लो मिल जाए कंपनी का। एंड देयर आफ्टर उसमें से सेल्वेज वैल्यू जो होगी प्लांट की वो लेस कर दो। सेल्वेज वैल्यू 5th ईयर के अंदर मिलने वाली है, जितनी उसकी 5th ईयर की ओपनिंग डब्ल्यू होगी। तो ओपनिंग डब्ल्यू कितनी है 5th ईयर की, सॉरी क्लोजिंग डब्ल्यू कितनी है 23.73 लाख। तो यही क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है एंड ऑफ द 5th ईयर। ओके, मतलब कि आपको 5th ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपकी जो क्लोजिंग डब्ल्यू मिलेगी आपको, वही आपकी क्या बन जाएगी, सेल्वेज वैल्यू बन जाएगी। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले ओपनिंग बोल दिया, ओपनिंग नहीं है क्लोजिंग है। आपकी आपकी देखो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आप 5th ईयर के अंदर भी मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो, तब आपको क्या मिलेगी, आपकी जो डब्ल्यू बची हुई है वही आपकी सेल्वेज वैल्यू बनने वाली है, मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है। तो वो जो कौन सी वाली डब्ल्यू ये वाली 23.73, तो इसी को यहाँ सेल्वेज वैल्यू से लेस किया है। फिर यहाँ आता है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, हमें प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 40 लाख का कुछ चाहिए था, 40 लाख का कैपिटल चाहिए था। वही क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ कि 40 लाख फॉर द वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए होगा। सो दिस 40 लाख विल बी वी हैव दिस 40 लाख विच वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अर्लियर एंड नाउ, अब हमारा जो प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है। सो वी विल डिडक्ट दिस वर्किंग कैपिटल, मतलब कि वर्किंग कैपिटल इज़ नाउ रिलीजिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट। सो इसकी वजह से इसको भी लेस करोगे आप, किस में से लेस नहीं, एक बार अब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या करोगे, एक बार यहाँ ऐड कर दोगे एंड बाद में उसको लेस करना ही है जैसे हम पहले करते थे। यस, तो बाद में हम इसको लेस करेंगे। अभी हम इसको बाद एक बार हमें टोटल इन्फ्लो मिल रहा है, उसके अंदर ये 40,000 का रिलीज़ जो है वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब कि ये कहीं ना कहीं ये पैसा भी हमें मिलने ही वाला है। पहले हमने मतलब कॉस्ट के साथ को ये 40 लाख कॉस्ट के साथ ये वर्किंग कैपिटल तो इनकर्ड हुआ है, बट कहीं ना कहीं अब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है तो वो कॉस्ट भी हमारी रिकवर हो रही है, तो इसको हम ऐड करेंगे। फिर आपको यहाँ नेट कैश इनफ्लो मिल जाएगा। नेट कैश इनफ्लो मतलब कि यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ताकि वो पता चले कि इतना सब उन्होंने टोटल किया है, नेट कैश इनफ्लो। अब इसको इसके रिस्पेक्टिव 12% से डिस्काउंटिंग कर लोगे इसके ईयर के अकॉर्डिंगली। अब ये डिस्काउंटिंग हर स्टेप में क्या सीखा हुआ आपको इतना तो आता ही है, और उसको ये 37 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आंसर मिल जाएगा। ऐसे कर लोगे, फिर टोटल सबका टोटल करोगे। टोटल किस किस का करना है, टोटल करना है इन सब का। उसमें से आप इनिशियल कॉस्ट लेस करोगे। इनिशियल कॉस्ट में क्या था, सबसे पहले 100 लाख तो प्लांट के थे, उसके अंदर हमारा 40,000 का हमें क्या था, वर्किंग कैपिटल लगा था। तो कहीं ना कहीं 1,40,000 जो था वो बिजनेस का कैश आउटफ्लो था। तो अब इनफ्लो में से आउटफ्लो लेस करो, मतलब कि हमारा जो ये टोटल, सॉरी कुछ, हाँ, तो ये हमारा जो टोटल वाला पार्ट है, कौन सा वाला वो दिखाती हूँ। ये हम आपने जो टोटल किया है तो ये वो आया है 156.87। उसमें से आप इनिशियल कॉस्ट 1,40,000 वाली 140 वाली लेस करोगे तो आपको नेट बेनिफिट मतलब नेट इनफ्लो मिल जाएगा विच इज 16,87,000। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म होता है एंड यहाँ आपको पॉजिटिव एनपीवी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है प्रॉफिटेबल, प्रोजेक्ट जो प्रॉफिटेबल है। सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर अब इसका देखते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस के अंदर आप 5% क्या करो, डिक्रीज कर दो। खुद बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको 5% से डिक्रीज करनी है सेलिंग प्राइस। सेकंड सेंसिटिविटी फैक्टर के अंदर आपको वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज करनी है एंड कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो 10% से आपको इंक्रीज करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सेल्स का डेटा। तो ये वाला देखते पहले,
5% decline in the selling price. So above change leads to 0.05 into 120 in bracket 1 minus 0.4 is equal to 36 lakh per year for the next 1 to 5 years. Decline in post tax net cash inflow. तो सेल्स का कैलकुलेशन जो मैंने डायरेक्टली किया है मैं वही आपको बताती हूँ। ये इतना सा छोटा सा बुक के अंदर जो छोटा सा कैलकुलेशन दिया है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मुझे खुद को ये एडजस्टमेंट समझने के लिए मतलब काफ़ी टाइम लगा, 15 to 20 मिनट्स मैंने इसके ऊपर स्पेंड किया है। तो जितना ईजी वे में मैं आपको समझा सकूँ मैं उतना आपके लिए कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको ये सारे कैलकुलेशन समझते हैं डायरेक्टली बुक की मेथड से अच्छी बात है, बट अगर आप मेरी तरह एवरेज लर्नर हो तो जो मेथड जितना डिटेलिंग हम इनिशियल लेवल में समझेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 5% से आपकी घट रही है और वहाँ आपको डिक्लाइन मतलब सेलिंग प्राइस के अंदर डिक्लाइन के साथ साथ आपको कंसिडर करना है टैक्स का परसेंटेज भी। टैक्स हमारा है 40%। तो उसके लिए देखो मेरा सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट जो सबसे पहले थी वो थी मेरी 120 रुपीज़। उसको मुझे न्यू सेलिंग प्राइस अब देखना है। वहाँ न्यू सेलिंग प्राइस के अंदर चेंज हुआ है कितना कि 5% से डिक्लाइन हुई है। तो मैंने 120 में से यहाँ 5% डिक्लाइन किया है। तो आंसर कुछ आता है सेलिंग प्राइस के अंदर 5% डिक्लाइन 120 माइनस 5%, तो 117.6 रुपीज़ आया है। उसमें से आप क्या करोगे, यहाँ आपको बेसिकली क्या करना क्या है, सेंसिटिविटी चेक करनी है। सेंसिटिविटी इन सेंस कैसे हम करते हैं कि न्यू, अगर कलर चेंज कर देती हूँ, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड अपॉन ओल्ड। तो वैसे ही मैंने यहाँ ये हमारा न्यू लिया है, यहाँ ओल्ड और ये वापस यहाँ ओल्ड। सबसे पहले आप एक काम करो, मैंने जो भी ये लिखा हुआ ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अब मैं जब इसके अंदर मार्किंग्स वगैरह करोगी तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है ख़राब हो जाएगा, फिर वापस से पूरा रब आउट करना पड़ेगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको भी अपनी बुक के अंदर इसी वे में लिखना है। तो अब मैं कैलकुलेशन मतलब मार्किंग्स करना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने जैसे बोला कि आपको मैंने न्यू में से ओल्ड माइनस किया, फिर उसको ओल्ड से डिवाइड किया, तो मुझे यहाँ सेंसिटिविटी मिल चुकी है। अब इस सेंसिटिविटी में से मुझे 40% टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बता रहा है कि आपको टैक्स को भी कंसिडर करना है। तो उसको मैंने ये सारा कैलकुलेशन किया, तो मुझे यहाँ 3% का चेंज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। एंड ये जो 3% का चेंज है, मतलब जितनी मेरी एनपीवी नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब इतना मेरा डिक्लाइन होगा एनपीवी के अंदर तो चलेगा मुझे। तो 120 रुपीज़ तो पर यूनिट हमारी सेलिंग प्राइस थी उस, और वहाँ हमारा टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 1 लाख यूनिट, मतलब हमारे इतने यूनिट सोल्ड हो रहे थे। एंड इसी के अकॉर्डिंग मैंने 3% इसके ऊपर जो भी हमारी सेंसिटिविटी आई है उसको कैलकुलेट किया, तो मेरी रेवेन्यू कुछ 3,60,000 यूनिट्स आने वाली है। तो डिक्लाइन इन एनपीवी ये जो है वो 5 ईयर्स के अंदर इतना एनपीवी हमारा डिक्लाइन होने वाला कितना 3,60,000, बट ये फ्यूचर वैल्यू इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर इसलिए ले, क्योंकि टोटल 5 ईयर्स का डिक्लाइन हमें दिख रहा है या 3,60,000 के अंदर, तो हर एक इंडिविजुअल ईयर का डिक्लाइन हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ ये 5 ईयर्स का प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो हमें टोटल डिक्लाइन इन मिल जाएगा, एनपीवी कितना डिक्लाइन हो रहा है वो हमें 5 ईयर्स का मिल जाएगा। अब इस डिक्लाइन को क्या बोला है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। लेक्चर कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, बट अब मुझे इस लेक्चर को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, क्योंकि आज ये कंसेप्ट का लास्ट ये पार्ट है। इसके बाद मैं कुछ इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सेल्वेज वैल्यू ओके, मशीनरी कॉस्ट ये है, ठीक है। हमें यहाँ बोला है कि सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट एनपीवी ऑफ ईच द फॉलोइंग कंडीशन डिक्रीज बाय 6, मतलब आपकी सेंसिटिविटी बतानी है। तो परसेंटेज कंपेयर, तो सेंसिटिविटी को बताने के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पहले चेंज इन कॉस्ट निकाला, चेंज इन प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर कितना चेंज हो रहा है वो निकाला है। तो ये तो मुझे मेरी ये हमारी नई एनपीवी मिल चुकी है। न्यू एनपीवी जो है मेरी ये इतनी है, एंड मेरी अर्लियर एनपीवी कितनी थी 16,87,000। वो कैसे आया देखो, ये यहाँ देख लो, ये वाले पार्ट में आप देख लेना, इतना हमारा आया था।
तो न्यू एंड ओल्ड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो उस चेंज को मेजर कर लो आप न्यू डिवाइड बाई ओल्ड करके, तो आपको ये इतना चेंज दिखने मिल रहा है। बट सेंसिटिविटी जब कैलकुलेट करने की बारी आई तब क्या करोगे, न्यू सेलिंग प्राइस है ये, उसमें से ओल्ड सेलिंग प्राइस लेस करोगे, डिवाइड बाई ओल्ड करोगे, तो आपको सेंसिटिविटी फैक्टर मिल जाएगा -23.07%। वैसे ही आपको करना है वेरिएबल कॉस्ट के साथ। वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज आप खुद सॉल्व कर लेना। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%, तो कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं डेप्रीशिएशन का प्रोविजन। अब आपको ऐसे प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट क्या करना है, 10 लाख लेके उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग डब्ल्यूडी आएगी, उसके अंदर टैक्स परसेंटेज लेस करो, फिर उसके अंदर से सैलवेज वैल्यू 5th ईयर के अंदर मिलने वाली वो भी लेस कर दो 5th ईयर के अंदर। फिर नेट कैश इनफ्लो मिलेगा, उसको आपके प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर इंटरेस्ट फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यूज़ मिल जाएगी। और इस तरीके से कुछ आंसर्स मिलेंगे। डिक्लाइन इन एनपीवी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऐश इनफ्लो रिड्यूस फ्रॉम 10 to 6.31%, तो डिक्लाइन इन एनपीवी मेजर करोगे और यहाँ आएगा आपका 37.4% चेंज। एंड नाउ सी पार्ट के अंदर क्या बोला है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्लांट बाय 10%, ओके वो हमने देख लिया है। एंड सी वाला पार्ट जो क्वेश्चन का पार्ट भी नहीं है। फर्दर वर्क द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस कुड बी इम्प्रूव बाय यूजिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ चेंजेस फॉर द सिंगल रेट ऑफ 10%, एग्जामिनिंग द डिफरेंट फेवरेबल सिचुएशन एज वेल एज एडवर्स चेंजेस यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस एंड यूजिंग प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। मतलब ये कुछ बोला है कि ऐसे ऐसे आप चेंज करोगे तो आपको अच्छे से मतलब कंक्लूजन्स मिल जाएंगे। बट देखो क्वेश्चन के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें सॉल्व करना है, और कुछ अजम्पशंस नहीं लेने हैं। इन्होंने ये सी एंड डी पार्ट क्यों कैलकुलेट किया है पता नहीं। अरे यार क्या हो रहा है, सी एंड डी पार्ट तो क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, तो उसको सॉल्व करके भी कुछ मतलब नहीं है। इन लोगों ने बोला है ऐसा होगा तो ऐसा, मतलब इस सिचुएशन में ऐसा होगा, इस सिचुएशन में ऐसा होगा, तो वो हमारा सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो उसको डिस्कस करके भी मतलब नहीं है। अब एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। नाउ हमारी नेक्स्ट मेथड आती है सिम्युलेशन। सिम्युलेशन मेथड जो है वो सीए फाइनल का कंसेप्ट है, सीए पे लेवल का कंसेप्ट है, सीएमए लेवल का कंसेप्ट है। हमारे टीवाई बैफ के अंदर इसका एक भी सम नहीं है, तो उसको पढ़ के कोई मतलब नहीं है। बहुत मतलब ट्रिकी मेथड्स है इसके अंदर। कोई सम तो बहुत सिंपल है, बट इसके अंदर रैंडम सीरीज आपको लेनी होगी, फिर उसके अंदर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारा कन्फ्यूजन्स हो जाएगा। देखो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड मतलब अलग से इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगी। बट अब जैसे कि मैंने बताया मेरा तो एफएम काफ़ी बार रिवाइज हो चुका है, मतलब मैंने जो सीए इंटर में किया था वो मेरा बेस यहाँ डेवलप है, तो मतलब मैंने मल्टीपल रिविजन्स मेरे हो चुके हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो मुझे क्लैरिटी है इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो मैं आगे ये सिमुलेशन मेथड करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्रीवियस सारे टॉपिक इतने अच्छे से आते हैं। बट आप अगर ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड सिमुलेशंस एंड मतलब बहुत सारी मेथड्स हो चुकी है, तो कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इससे अच्छा जो मेथड्स नहीं आ रही है एग्जाम के अंदर वो हम क्यों करें। आपको चाहिए तो मैं अपलोड करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रही हूँ कि मैं सिमुलेशन का कंसेप्ट जो है वो आपको स्किप कराऊँ। एग्ज़ाम के अंदर नहीं आता तो क्यों हम लोग इतना पढ़े। बट यस ये सारे कंसेप्ट अगर आप सीए या सीए में कर रहे हो तो वहाँ आने ही वाले। तो भी हमारा नेक्स्ट फोकस जो है वो ये हम इसके ऊपर रहेगा स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये भी एग्जाम के अंदर तो आता नहीं है, बट आई थिंक सो इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये कहीं ना आपका वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो था उसके साथ लिंक्ड है, तो आपको शायद मतलब अच्छे से ज़्यादा समझ जाएगा ये। तो पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज द statistical technique which is used in capital budgeting decisions to determine the variation or deviation from the mean of cash flow of the project, and the project with lesser standard deviation in cash flows carries out less uncertainty. Risk is measured by the best possible outcome around the expected values. The capital investment decisions will be taken in keeping mind with the view variation in the expected value where two projects have same expected values, and the decision maker will choose one project which has smaller variation in expected value. मतलब जितना आपका चेंज कम होगा उतना आप उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करोगे, मतलब कि ज़्यादा डिविएशन नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि आपकी प्रेडिक्टिबिलिटी जो है वो अच्छे से सर्टन, मतलब कि एक
मतलब प्रोबेबल जो प्रिडिक्टिविटी जो होगी वो जितनी क्लोज होगी आपके टारगेट से इतना आपके लिए अच्छा बेनिफिट होगा. बट व्हेन द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट एंड द cash flows are differ, the selection of the project will be done by ascertaining the coefficient of variance instead of standard deviation. The basis of assumptions under this method is the probability distribution of the cash flows, which is approximately normal when two projects have the standard deviation, for example 20.8 which is 4.56 lakh. तो coefficient of variance कैसे निकालोगे आप यहाँ? standard deviation upon expected value of cash flow into 100. तो देखो ये सारा एग्जाम्पल से उसको सॉल्व करने से अच्छा हम क्यों ना क्वेश्चन पे ही आ जाए तो ज़्यादा समझेगा. तो प्रोबेबिलिटी का बेस्ड होना कंपलसरी है तभी एक सम सॉल्व कर पाओगे. सम नंबर 47 के अंदर बोला है कि पायोनियर प्रोजेक्ट लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग वन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई. देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि एक्स एंड वाई दोनों प्रोजेक्ट में अच्छा बेनिफिट देने वाला है, बट हमें उस दोनों में से एक को चूज करना होगा जिसके अंदर में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है. सो द कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटीज आर एस्टिमेटेड एज फॉलो. तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए कुछ डेटा दिए हुए, प्रोजेक्ट वाई का जो डेटा दिया है वो ठीक है. फिर हम इसको प्रोबेबिलिटी को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मिल जाएगा. तो 0.1 इंटू 12,000 कर दो, फिर 0.20 इंटू मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ मिल जाएगी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ. तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी. इसका भी सेम वे से आपको मल्टीप्लाई करना है, बट वो यहाँ नहीं है, वो पार्ट 2 के अंदर होगा, इस पेज के अंदर. इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी. तो ये पार्ट तो आपको होमवर्क है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा देती हूँ. अब ये तो हमें मिल चुका है. किसका पार्ट है ये इसका पार्ट है. हम पहले प्रोजेक्ट एक्स देखेंगे. अब प्रोजेक्ट एक्स के अंदर आपने टोटल किया तो आपको यार 16,000 कुछ टोटल मिला है. अब इस 16,000 में से आप क्या करोगे? 16,000 को पहले 12,000 में से लेस करोगे. क्या करोगे? 12,000 में से लेस करोगे, फिर उसको 14,000 में से लेस करोगे, फिर उसको 16,000 में से लेस करोगे. इसी वे के अंदर 18,000 में से लेस करो एंड 20,000 को लेस करो. तो यहाँ आपको -4 -2 0 2 4 मिलेगा. समझ रहे हो आप यहाँ क्या कर रहा है? ये -4 कैसे आया? इन्होंने क्या किया है, 16,000 जो है उसमें से पहले 12,000 लेस किए, एंड यहाँ एक्चुअली 4,000 रहना चाहिए था, बट उन्होंने ज़ीरो नहीं लिए, तीनों ज़ीरो को नहीं लिया है. तो ठीक है ना, हमें -4 ही लिखेंगे. फिर वापस से 16,000 -14,000 किया तो यहाँ उनका आंसर -2,000 था, बट यहाँ उन्होंने सिर्फ 2 लिखा है. 16,000 -16 करोगे तो 0 आ जाएगा. 16,000 -18 करोगे तो यहाँ आपकी जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी. पॉजिटिव में देखो इतना कैलकुलेशन याद रखो, 16,000 में से माइनस नहीं करना है आपको, करना है 12,000 में से 16,000 को माइनस, तो आपको -4 मिलेगा. 14,000 में से माइनस करना है 16,000 तो आपको -2 मिलेगा. 16 में से 16 करोगे तो 0 ही मिलेगा. 18,000 में से अब आप लेस करोगे, सॉरी ये कुछ हाँ, तो मतलब अब आपको 18,000 में 16,000 माइनस करना है, फिर 20,000 में से 16,000, मतलब ये आई दोनों यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी. ये स्टेप हुआ. अब इस स्टेप को क्या करना है आपको? अब आपको ये जो आपकी सारी वैल्यूज आई इसका स्क्वायर लोगे आप, इसके अंदर सिर्फ स्क्वायर लेना है. मैथ्स वाले जो होंगे, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड था 11-12 में, उसको ये समझ रहा होगा. स्क्वायर किया. अब इस स्क्वायर में से क्या करना है आपको? वेरिएंस ढूंढना है. अब ये जो आया है स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम बोलेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, हमारा जो ये यहाँ तक का जो पार्ट आया है इसको हम अपनी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपको ये यहाँ के सारे कैश फ्लोज जो है वो मिलेंगे. एंड यहाँ आपको मिल जाएगा आपका स्टैंडर्ड यहाँ आपको मिलेगा वेरिएंस मिलेगा. इस वेरिएंस को आप क्या करोगे? डिवाइड करो, स्क्वायर रूट के अंदर डालोगे तो आपको मिलेगा यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन. तो देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये है कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा स्टैंडर्ड डिविएशन. तो 4.8 का आप स्क्वायर रूट करो, 4.8
एंड स्क्वायर रूट प्रेस करो तो मेरा आया 2.1908 ऐसे कुछ कुछ, तो 2.19 ही लेंगे। तो इतना डिविएशन हमारा होने वाला है, किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से इतना चेंज तो आगे पीछे होगा। अब उसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से हम क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे। सो यहाँ आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। सो अब नेक्स्ट फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ इज इक्वल टू क्या आएगा, स्टैंडर्ड वेरिएंस, सो स्टैंडर्ड डिविएशन नॉट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये देखो एक फॉर्मूला होगा, ये एक फॉर्मूला होगा ये। सो दो फॉर्मूलाज जो है वो आप लिख लो। अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को इस तरीके से माइनस करो तो इतना ही चेंज मिलेगा 13.68। एंड ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट वाई का भी कैलकुलेट करना, उसका मिलेगा आपको कितना 28.58। वो दिख रहा होगा कि पता नहीं, कुछ सेकंड पेज को टर्न आउट कर देती है तो यहाँ आएगा हमारा ये वाला चेंज। सो प्रोजेक्ट वाई इज मोस्ट रिस्कियर as it is more susceptible to wide degree of variations around the most criteria of the coefficient of variance। तो देखो जिसका coefficient of variance सबसे ज़्यादा आएगा मतलब वहाँ कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब वहाँ सस्पेक्टिबिलिटी होना ज़रूरी, मतलब कि वहाँ आपको लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वाई के अंदर इन्वेस्ट करना कंपनी के लिए कम बेनिफिशियल हो सकता है। सो हैंस कंक्लूजन ये दिया है कि प्रोजेक्ट वाई इज मोर रिस्की एज इट इज़ मोर सस्पेक्टेबल टू वाइड डिग्री ऑफ वेरिएशन अराउंड द मोस्ट क्राइटेरिया ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसी तरीके से 48 सोल्यूशन सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब देखो यहाँ जो इतना रिस्क है और यहाँ इतना है तो कितना प्रोजेक्ट बी के अंदर ज़्यादा रिस्क है, तो इसकी वजह से यहाँ लिखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज ग्रेटर इन केस ऑफ प्रोजेक्ट बी, हैंस इट इज़ ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्कियर दैन प्रोजेक्ट, मतलब इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर प्रोजेक्ट ए। इसी में सेम कैलकुलेशंस है फॉर क्वेश्चन नंबर 49। तो मतलब सिंपल ही आप खुद भी कर सकते हो इतना मतलब मैंने 40 कितना 48 एंड 47 इतना हार्ड सम एक्सप्लेन किया है, तो ये 49 तो बहुत क्लियर बोलता ना चिल टू सम। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये होमवर्क के रूप में आपको करना है। एंड या इसी के साथ पूरा लगभग मैंने कवर कर ही दिया है। तो देखो आपके ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो एक ही कंक्लूजन है वो ये है कि जिसका जितना रिस्क ज़्यादा होगा वो मतलब जहाँ आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबसे ज़्यादा आएगा वहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट चूज़ नहीं करना है कंपनी को जो कम रिस्की है वही प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ इम्पॉर्टेंट सारे कंसेप्ट ख़त्म कर दिए मैंने। एंड कैपिटल बजटिंग चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक सो मैंने जितने चैप्टर एक्सप्लेन किए मुझे उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा कैपिटल बजटिंग पे आया। कैपिटल बजटिंग के अंदर सबसे कम फॉर्मूलाज है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स का जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपने FA5 के अंदर अंडर राइटिंग को सॉल्व किया, वैसे ही कैपिटल बजटिंग के सारे सम्स है, सिर्फ वो डेप्रिशिएशन लेस करो ऐड करो लेस करो ऐड करो टैक्स का प्रोविजन वगैरह वगैरह। तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ के जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस चैप्टर को आप अच्छे से करोगे, मतलब जितनी बार आपको ना समझे आप वीडियो तो देख ही सकते हो बार बार, कौन सा मतलब डिलीट होने वाला है। तो बैकअप सबके पास बहुत सारे हैं। एंड इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना आप करो, इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि इसके अंदर सबसे कम फॉर्मूलाज यही है, सबसे कम फॉर्मूलाज इसी चैप्टर के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के कुछ फॉर्मूलाज आपको हार्ड लगेंगे, बट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का कंसेप्ट वैसे देखा जाए तो अभी तक कभी एग्जाम के अंदर आया नहीं है, तो आप इतना नहीं करोगे तो भी चलेगा। FM का जो थर्ड ईयर के हमारा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा CA इंटर का सिलेबस है FM का। तो भाई मतलब CA का लेवल तो एक अलग ही है, वहाँ हमारे मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं
वहाँ 10 या 15 मतलब 10 से 11 सम सॉल्व करने होते 3 आवर्स के अंदर अंदर, बट TYBF के अंदर सिर्फ 4 सम्स आते हैं। तो उसके सेम सम हमारे TYBF के अंदर, मतलब वहाँ का सारा पोर्शन यहाँ भी सेम है, बट ऑब्वियसली TYBF का लेवल थोड़ा कम है। एंड हमें अगर आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है तो थोड़ा एग्जामिनेशन पेपर को ध्यान, मतलब थोड़ा स्टडी कर लेना, और जो भी कंक्लूजन्स निकले उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। कैपिटल बजटिंग का ये लास्ट सेशन है, एंड इसी के साथ पूरे के पूरे सेशंस, मतलब अब मेरी ओर से पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है ये पार्ट। एंड आई डोंट थिंक सो अब मुझे इसके अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग पूरा ही एक्सप्लेन किया है। सिर्फ सिमुलेशन मेथड मैंने स्किप की है, एंड उसके बाद तो मैंने कुछ ज़्यादा स्किप नहीं किया। बाकी सारे जो है वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच है, तो वो भी कुछ ऐसे खास नहीं है। वहाँ सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके कुछ मतलब कैलकुलेशंस करने होंगे। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट है, वो थियोरिटिकल पार्ट है, तो वो आई डोंट थिंक सो मुझे कवर करना चाहिए। बाद में लिवर्ड कंपनी एंड अनलिवर्ड कंपनी, वो आपके मतलब लेवल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर बहुत सारे डीप कंसेप्ट है, वो मुझे ईच एंड मतलब 2-3 सम के लिए एक्सप्लेन करने पड़ेगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो वो क्यों मैं अभी मतलब टाइम वेस्ट करूँ आप सभी का भी, एंड मतलब अभी मुझे भी पढ़ना है, मैं भी आपकी तरह ही TYBF में हूँ, तो वो सारे कंसेप्ट मुझे भी मतलब रिवाइज तो करने ही होंगे। बट मेरा कहीं ना कहीं बेस अच्छा बन चुका है FM के अंदर, तो मैं वो कर सकती हूँ। अभी आपका अगर आप सिर्फ मतलब बैफ का सोच रहे हो, बैफ ही कर रहे हो, तो इतना लेवल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। TYBF का जितना लेवल है मैंने उससे कहीं ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया है। इतना कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपने अपने क्लासेस के अंदर या फिर कॉलेजेस के अंदर भी देखा होगा, आगे के 10-15 सम कराते, बाद में बोलते चैप्टर हो गया। मैंने यहाँ एक एक सम आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से किया है, एंड जो होमवर्क दिया वो बहुत बेसिक सम थे, जो कि पहले के कुछ रिलेटेड टॉपिक के, मतलब पहले जो मैंने सम कराए उसके रिलेटेड थे। इसी के साथ ये चैप्टर को कंक्लूड करते हुए सब कुछ नोट्स जो होगा मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। ये PDF सबको चाहिए होगी तो वो मैं आपको भेज देती हूँ, एंड मेरे जो मार्किंग्स है बुक के, मैं उसको भी फ़ोटोज़ आपको भेज देती हूँ, ताकि क्या होगा कि आपके लिए भी वो रेफरेंस बुक की तरह काम आए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। एंड इसके साथ FM का तो ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है। एंड मुझे 1-2 स्टूडेंट ने अप्रोच किया था म्यूचुअल फ़ंड के लिए कि उनको म्यूचुअल फ़ंड के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, मतलब हर एक कंसेप्ट, मतलब हर एक सम नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट जो 3-4 सम या फिर 2-3 सम जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन कर दूँगी, मतलब वो एक वीडियो बना दूँगी। एंड या इसी के साथ मेरी ओर से FM का जो पोर्शन है वो मैं ख़त्म करती हूँ। एंड या अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। एंड मैं भी काफ़ी देर से यार बोल रही हूँ, लाइक आपको लग रहा होगा यहाँ स्क्रीन के ऊपर 1 आवर एंड 21 मिनट्स, बट जितनी मेरी प्रिपरेशन होती है एक एक वीडियो बनाने के लिए 3-3 घंटे तक मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। थोड़ा आप अपने और से भी मुझे मोटिवेशन दीजिए। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो इसी के साथ एंड करती हुई वीडियो। अगर आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है ग्रोमोर्स TYBF की, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए, जो भी नोट्स हैं वो वहाँ शेयर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।